कराची वाले हमारा नाम क्यों ले रहे हैं? एक जहाज आया था अमेरिका में, उसमें ढेर सारे हथियार थे और वो हथियार ईरान के बरखलाफ यूज होने वाले थे। ईरान के पास क्षमता है, पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है उनके पास। बातें बड़ी बड़ी, लेकिन इस समय पाकिस्तान की आंखों में सिर्फ डॉलर का साइन नजर आता है और कुछ नहीं। वो पढ़ते हैं ना कलमा, उसमें ये भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह डॉलर ला डॉलर ला। जहां ईरान ने एक भी ड्रोन भेजा, वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाएगा। फिर अमेरिका को वो वेट कर रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं। जो मेरे बाहर के दुश्मन हैं, उनसे तो मेरी फौज निपट लेगी, मैं निपट लूंगा एज अ डिप्लोमेट, एज एन एम्बेसडर, लेकिन अंदरूनी दुश्मनों के साथ सर आपको निपटना है। इजराइल तो ठोक रहा है हिजबुल्लाह को, लेकिन ये पूती पूती जो है, ऊती पूती, मैं तो मिला हुआ इन लोगों से यमन में, ये बिल्कुल शांत बैठे। इतना दूर है, तू वहां से क्यों फुदक रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और हमेशा की तरह दीपक सर है हमारे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका धन्यवाद कि आपने फिर से मौका दिया, मुझे बुलाया है, थैंक यू। दीपक सर, पहले तो एक चीज बताइए, वो किराना हिल्स वाली कहानी आपने ही दुनिया को बताई थी, सबसे पहला जो लोगों ने सुना। अभी कराची में पोर्ट पर कुछ हुआ है, लोगों ने कहा आग लग गया, किसी ने कहा वहां फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच रही, तरह तरह की चीजें। कराची पोर्ट पर ऐसा क्या हुआ है और उसमें कराची वाले हमारा नाम क्यों ले रहे हैं? ये एक्चुअली जो इसकी दो वर्जन्स हैं, एक कराची पोर्ट, दूसरा कराची एयरपोर्ट। जो मुझे पता लगा है वो कराची एयरपोर्ट पे हुआ था। एक जहाज आया था अमेरिका में, उसमें ढेर सारे हथियार थे और वो हथियार ईरान के बरखलाफ यूज होने वाले थे। अगर, सुन लीजिए, अगर पाकिस्तानी फौज वहां जाएगी, बूट्स ऑन द ग्राउंड, या तालिबान फौज वहां जाएगी बूट्स ऑन द ग्राउंड, क्योंकि तालिबान पूरी तरह से सक्षम है अमेरिकन वेपन्स में। वो तो आप जानते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान किस तरह से ठोक रहा है इस्लामाबाद की फौज को। ईरान को पता लग गया था, किसी ने उनको बताया था कि ये जहाज आ रहा है, इसके अंदर हथियार हैं, आपके अगेंस्ट यूज किए जाएंगे। तालिबान यूज करता है या पाकिस्तान यूज करता है, उनको बताया था हथियार है, तो उन्होंने ड्रोन के जरिए उसको उड़ा दिया था। फिर ये खबर फैली थी, बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया कि उनको एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ने ईरान को बताया था। मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे क्या मालूम किसने उनको बताया था। ये तो फिर अगला सवाल आप पूछेंगे कि जो अज्ञात लोग पाकिस्तान में ठोक रहे हैं सब जिहादियों को, वो अज्ञात लोग कौन है? मुझे क्या मालूम कौन है वो लोग। तो ये मेरा मानना है साहब कि ये ऐसा हादसा हुआ है। पोर्ट में भी आग लगी थी, एक जहाज में भी कुछ इक्विपमेंट भेजा था, पानी के जहाज में, दोनों में वो हमारा नाम ले रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये काम ईरान ने किया है। ईरान के पास क्षमता है, पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा है उनके पास। बातें बड़ी बड़ी, हम चंद्रमा पे देख लेंगे, इधर से देख लेंगे, उधर से देख लेंगे, कुछ नहीं इसका होने वाला है। सो दिस इज द रियलिटी। ईरान और पाकिस्तान के बीच में अब जो है टक्कर होने वाली है। ईरान ने बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान को पता है, भाई टाइगर तुम तो सुन्नी हो, मैं शिया हूं, तुम मुझसे क्यों पंगा ले रहे हो? लेकिन इस समय पाकिस्तान की आंखों में सिर्फ डॉलर का साइन नजर आता है और कुछ नहीं। और वहां तो जो पढ़ते हैं ना कलमा, उसमें ये भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह डॉलर ला, और कुछ नहीं कह पाते। तो ये इनका तो सिस्टम वहां मतलब बन अभी जो अमेरिका ईरान में जो कुछ भी करेगा, तो उसके बाद फिर ईरान पाकिस्तान का करने वाला है। 100%। अभी अगर ईरान को कुछ पता लगा, कोई उसको मैसेज मिला या अमेरिका ने हमला किया, मैं आपको बताता हूं हमला क्यों करेगा और टाइम क्यों लगा रहा है, तो वो पाकिस्तान को भी ठोकेगा। अब हमला करने में टाइम क्यों लगा रहा है? वेनेजुएला का आपको मालूम है, वेनेजुएला के पास भी ढेर सारे रशियन और चाइनीज एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स थे, हम्म। मिसाइल्स थी। ये हमने भी यूज किए थे S-400। जब यस सर। हमने ठोका था वो आतंकी ठिकानों को, तो पाकिस्तान एयरफोर्स पहुंच गई कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर जब हमने उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर उड़ाया था, सर आजकल जो हवाई जहाज हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो सैटेलाइट की मदद से उड़ते हैं। वहां नूर खान एयरबेस पे तो चीनी बैठे हुए थे, वो भी मर गए हैं, कुछ अमरीकी बैठे हुए थे, टर्की के लोग थे, वहां से पूरा कंट्रोल कर था। चीनी उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि अब भारत का ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमने उड़ा दिया तो वो कुछ नहीं कर पाए। तो इसको कहते हैं फ्लाइंग ब्लाइंड। वेनेजुएला में कई सालों से ये मुझे बताया गया है
कई सालों से, जब से ये मडूरो-शडूरो आया है और इलेक्शन हुई थी जिनको किसी ने स्वीकार नहीं किया, अमेरिका ने उनके सिस्टम को पेनिट्रेट कर दिया था। और उससे क्या होता है सर, आपके कंप्यूटर खत्म हो जाते हैं। तो जो रेडार कंट्रोलर थे वहाँ पर, ये मुझे एक वेनेजुएलन जनरल ने बताया, वो छोड़ के चले गए थे, मडूरो साहब से बनती नहीं थी। रेडार कंट्रोलर्स देख रहे हैं कि आसमान तो नीला है, वाह, वाह, वाह! बड़ा मज़ा आ रहा है, कुछ भी नहीं है। जबकि 150 हेलीकॉप्टर वहाँ मंडरा रहे थे। तो उसको पूरा अंधा हुँ, कर दिया था इन्होंने। आजकल की जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये नई चीज़ है। ये ड्रोन-श्रोन तो चलते रहेंगे, लेकिन मेन चीज़ जो की थी, वो इन्होंने उनके कंप्यूटर सिस्टम को खत्म कर दिया। नहीं तो जब वो बॉम्ब कर रहे थे कैराकस को, उनके हवाई जहाज़ों से बम फेंक रहे थे, मिसाइलें मार रहे थे। ये एक भी जहाज़, डोनाल्ड ट्रम्प ने खुद कहा, हमारे एक भी जहाज़ को कुछ नहीं हुआ, और उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि हमने काराकस में, जो वहाँ की राजधानी, अंधेरा कर दिया था, हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ है। ये बहुत अहम था, लोगों ने उसको पकड़ा नहीं था कि हमारे पास ये एक्सपर्टीज़ है। यानी हम आपके कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे। ईरान के साथ अभी टाइम इसलिए लगा है कि वो देख रहे हैं किस तरह से वो उसके सिस्टम्स को ढूँढ रहे हैं, अपने लोगों को, कि कोई जाके किसी तरह से उसके अंदर करे। पहले भी कई साल पहले, 15 साल पहले उन्होंने स्टक्सनेट, एक वर्म होता है, एक वायरस होती है, वो ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम से जो संबंधित उनके कंप्यूटर से, उसमें डाल दी थी। वो 10 साल पीछे रह गया था उनका प्रोग्राम। तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था। जैसे वायरस आपकी सारी फाइल इन्फॉर्मेशन को गायब कर देती है, उसी तरह से उसका नाम था स्टक्सनेट, STUXNET। 15 साल हो गए। तो वो वेट कर रहे थे कि हमारी पूरी तरह से ये हो जाए। और सर, क्या ईरान में कुछ लोग हैं जो उनकी मदद करेंगे? कुछ कहूँ आपसे? बोलिए किले का आप, दर पूरी दुनिया बता जानती है, देता हूँ, हाँ, किले का दरवाज़ा हमेशा अंदर से अंदर खुलता से है सर। हाँ, ये हमारे यहाँ वालों को क्यों नहीं समझ आता सर? हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं, खोलने वाले, बहुत ऐसे हमारे हैं। यहाँ भी। लेकिन जो मेरे बाहर के दुश्मन हैं, उनसे तो मेरी फ़ौज निपट लेगी। मैं निपट लूँगा एज़ अ डिप्लोमैट, एज़ एन एम्बेसडर। लेकिन अंदरूनी दुश्मनों के साथ ललित सर, आपको निपटना है। आपके शानदार चैनल को निपटना है। इनको एक्सपोज़ करिए, डरते क्यों हैं हम लोग? अब मैं बता देता हूँ कि ढेर सारे तो फ़तवा मेरे अगेंस्ट हैं, और वो पठान के बेटे को डरा। बहुत सारे कुछ हमारे यहाँ चैनल पे भी आते हैं फतवा देने आपको। हाँ, और मैं बता देता हूँ, पठान के बेटे को डराते हैं। अरे हुँ, भाग जाओ यहाँ से, कोरमा बना के तुम आते बिल्ली हैं को फतवा खिला देने। दो। सर मुझे मैं ये डराने आओ। कह रहा था कि ट्रम्प जो समय ले रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो समय ले रहे हैं, वो समय किस बात के लिए ले रहे हैं? क्या उनको इस बात का डर है कि मिडल ईस्ट में जो अमेरिकी स्टेशंस हैं, वो सेना के जो उसको कुछ बेसेस नहीं, हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, क्या उनको कुछ नहीं कैपेबिलिटी हुआ। है ईरान के पास इतनी? नहीं, नहीं है। लेकिन अभी जो मुझे लगता है वो ठहरा हुआ है, वो धमका रहा है, भड़का रहा है, कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी जहाज़ पकड़ लेता है, कुछ ना कुछ उसका ले लेता है, कि ईरान पहले हम पर हमला करे या इज़राइल पे करे। जहाँ ईरान ने एक भी ड्रोन भेजा, वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाएगा। फिर अमेरिका ठोकेगा। तो वो वेट कर रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं, करना, कुछ करना, कुछ करना, वो कर नहीं पा रहा है। और मेरा जो मानना है, अब कहते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक सर, अगर ये सच है तो 60,000 ईरानियन मारे गए हैं, प्रोटेस्टर्स। और ये गधे हैं ये ये लोग, जिस समय प्रोटेस्ट वहाँ में है, प्रोटेस्ट में? 60,000, ये फिगर मुझे एक ईरानियन जनरल ने दी है, 60,000। अब ये गधे मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि शाह ऑफ ईरान 79, मैं वहाँ था सर, उस एरिया में, जब उसके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी, तो उसकी पुलिस, उसको वो सावक कहते थे। वो हेलीकॉप्टर में चढ़ के, अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स, अमेरिकन बंदूकों से लोगों पर गोली बरसा रहे थे। 1 सितंबर का दिन था, जब उस दिन शायद 20,000 लोगों को मार दिया था, एक ही दिन में। फिर गुस्सा इतना भड़का शाह के अगेंस्ट कि 15 दिन में अब, फिर तो उसकी फौज ने भी कहा कि अब तेरा साथ नहीं हम देंगे, तो बच्चों को मार दिया है। ये जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। तो फिर वो भाग गया, फिर किसी ने उसको पनाह नहीं दी, कभी इधर जेश में जाता था, कभी उधर जाता था। अमेरिका भागने की कोशिश करता, अमेरिका ने कहा तेरा नाम तो सुना है, तू कहीं अफ्रीका-वफ़्रीका से आया हुआ है ना? पता, वो तो अमेरिका की तो नीति रहती है ना, यूज़, अब्यूज़ एंड डिस्कार्ड। डिस्कार्ड कर दिया उसको। तो ये लोग वही कर रहे हैं, जितनी गोली आप चलाओगे अपने बच्चों पर, उतने ही वो भड़केंगे। सर, ये मैंने सूडान में देखा है, मैंने इसको बुर्किना फासो में देखा है, जहाँ-जहाँ मैं रहा हूँ, गया हूँ। जब आप गोली के आधार पर अपनी हुकूमत को रखना चाहते हैं बरकरार, वो चलेगा नहीं। सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये नहीं कि मैं अपनी शाबाशी कर रहा हूँ भारत की।
हम लोगों में बहुत संयम है। आपको याद होगा जब उस लड़की का बलात्कार हुआ था बस में, तो मैं हाल ही में लौटा था और उस समय देश की राजधानी में इंडिया गेट और राष्ट्रपति के भवन के बीच में बिल्कुल जैम कर दिया था। मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, बिल्कुल जैम कर दिया था। मैं इन्वॉल्व था एक तरह से गवर्नमेंट की साइड से, और कहा गया था कि भाई अब हो सके तो हमें गोली चलानी पड़ जाएगी अगर ये लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि सब कुछ बंद कर दिया था। कोई बदमाश भी घुस गए थे, बसों को आग वाग लगाने की बात कर रहे थे, हम्म। लेकिन लोगों ने करने नहीं दिया। और फिर जब गोली चलाने की बात आई, जिनसे मैंने बात की, बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर से, वो अननेम्ड रहेंगे, उन्होंने मुझसे कहा, मिस्टर एम्बेसडर, मैं फैक्स नंबर दीजिए, मैं अपना इस्तीफा फैक्स कर रहा हूं, मैं बच्चों पे गोली नहीं चलाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है। इजिप्ट में भी, मिस्र में देखा था, और फिर पिंजड़े में कैद करके रख लिया था वो जो उनका प्रेसिडेंट था, मुबारक हुस्नी मुबारक, उसको वहां बंद कर दिया था, और फिर उसकी ट्रायल हुई, फिर ट्रायल होते होते मर गया था वो। तो सर ये चीजें भारत की अलग है, इन लोगों को सीखना चाहिए। अरे अपने बच्चों को गोली मत मारो। अगर 60,000 लोगों को मार दिया, इसका मतलब कितने लाख सड़कों पे उतरे होंगे कहने के लिए कि जाओ अब टाइम आ गया, मुल्ला लोग, क्या दिया है आपने। सन 80 से लेकर 79 से लेकर आज तक सर 40 साल हो गए, व्हाट हैव यू गिवन? कुछ नहीं दिया आपने। वहां की करेंसी खत्म कर दी है अमेरिका ने। आपकी महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्या आप लोग करेंगे लोगों। फिर आपने कहा, और सो जो गरीब है ना, जो भिखारी है, आप उसको, आज के डेट की बात कर रहा, आप उसको 2 पैसे उसके हाथ में, 2 पैसे से वो क्या खरीदेगा सर। तो ईरान की सरकार कहती है हर परिवार को हर महीने हम $7 देंगे, क्योंकि उनकी करेंसी रियाल जो है वो खत्म हो गई। $7 से क्या खरीदेंगे वो लोग सर। दुकानदार भी तो सड़कों पे उतर आए हैं, हमारे पास बेचने को कुछ। दुकानदार का मुनाफा होता है 10 रुपए की चीज लेके आपको 12 रुपए की बेचता है, जब उसके पास 10 रुपए की चीज नहीं है तो कैसे मुनाफा करेगा। सो मेरा जो ये मानना है ना सर, हो सकता है कि कुछ देर के लिए ये ठंडे हो जाए प्रोटेस्ट, लेकिन ये दबेंगे नहीं सर, ये फिर भड़केंगे, क्योंकि ईरान कुछ नहीं कर सकता। चीन हथियार भेजेगा, पैसे लेगा, तेल लेगा, जहां से भी ले सकता है लेगा, लेकिन चीन खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकता। चीन की अपनी हालत बड़ी खराब। आपको पता है अभी चीन में कल क्या हुआ है ना, और लोग मारे गए हैं सर। हाँ सर, हाँ। वो ये जो टिंग टोंग डिंगलिंग टिंगलिंग जो भी है वहां का राष्ट्रपति, वो सुप्रीम कमांडर है ना वहां का, तो सर क्या उसके वाकई में इसको हटाने की कहानी चल रही थी वहां पे? 100%, 100%। इसने कितने सारे तो अपने फौजी निकाल दिए सर, अपना नंबर 2 निकाल दिया, टॉप हम्म। जनरल्स को निकाल दिया आज की डेट तक। अब लेटेस्ट फिगर जो मुझे किसी ने भेजी, 10 लाख सिविल सर्वेंट्स और फौजियों को निकाल दिया इसने। इसको एंटी करप्शन पर्च कहता है, बकवास करता है, ये पर्सनल लॉयल्टी चाहता है। सर चाइना एकमात्र देश है जहां की फौज सरकार को रिपोर्ट नहीं करती, कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है। और कुछ साल पहले उनके जो लेट प्राइम मिनिस्टर थे, केकियांग ऐसा कुछ नाम था, ली तो कियांग, उसने, ऐसा कुछ हाँ नाम है। ऐसा कुछ नाम था, तो उसने ये पब्लिकली कहा था कि कुछ समय के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो वफादारी है वो डगमगा रही थी, अब वापस आ गए हैं। उस वक्त भी बहुत लोगों को निकाल दिया था। तो मेरा अपना मानना है कि वहां पे सब चीजें सही है सर। समझौता होता है ना, शाह ऑफ ईरान के साथ भी यही था, चीन के साथ भी यही, जितने तानाशाह होते हैं वो एक समझौता करते हैं लोगों से। आजादी तुम नाली में फेंक दो, मैं आपको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ दूंगा, खुशहाल बनाऊंगा। सिंगापुर में भी वही, साउथ कोरिया में भी हमने वही देखा है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में बड़ी कमजोरियां होती हैं, हल्के 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 चलता है। लेकिन ईरान में आपने जब वादा किया है मुल्ला ने कि अब देखिए अब तो कुछ, अब तो हम आ गए, अब तो इस्लाम के नाम पे सब कुछ होगा, ये मुझे आज तक कोई भी समझा नहीं पाया। इस्लाम या ईरान को क्या दुश्मनी है इसराइल से। ईरान तो 1800 किलोमीटर दूर है, तो क्यों फुदक रहा है वहां पर, क्या चाहता है। तो इस्लाम का पहरेदार बनना चाहता है तो सऊदी अरेबिया ठोकेगा बुरी तरह से आपको। दोनों मस्जिदें तो उसके पास है, मक्का मदीना। तो क्यों आप फुदक रहे हो वहां पर। अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हो तो जिहादिस्तान जो हमारा पड़ोसी है वो कभी बनने नहीं देगा आपके, क्योंकि उसकी उसकी जो अहमियत है इस्लामिक दुनिया में या पूरी दुनिया में वही है ना कि मेरे पास 2-4 मांगे हुए खैरात में मिले हुए न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है सर, कि क्यों फुदक रहा है।
और फिर इज़राइल ने पिछले साल ठोका था, उसके एयर डिफेंसेस को बर्बाद कर दिया था, अब फिर ठोक दिया। उसके पास कुछ नहीं, लोग बातें करते हैं उसके पास 3,000 मिसाइलें हैं, 4,000। यार मिसाइल उड़ाने के लिए बटन तो कोई दबाने वाला हो, कंप्यूटर ले तो जाए टारगेट की तरफ, रख के क्या करोगे? म्यूज़ियम में रख देना। हमने जब ठोका था, ये हमने कुछ नहीं कहा था, ये ब्रह्मोस शब्द पहले वो जो गधा है वहाँ पर जिहादिस्तान में, कोई बदमाश है अपने आप को शरीफ कहता मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फौज ने मुझे बिठाया, उसने पहले कहा, भारत ने हम पे ब्रह्मोस ठोक दिया। हमने तो कुछ भी नहीं कहा। गधे हैं, गधे एक नंबर के। और अभी तो सर पता है ये वहाँ पे जो मजेदार एक साथ मजेदार चीज़ ईरान सर में जो एक कुछ हो चीज़ रहा है। हाँ, मैं अभी 1 मिनट सर, जिहादिस्तान में मजेदार जी। चीज़ वहाँ के रक्षा मंत्री ने एक पिज़्ज़ा हट का उद्घाटन किया। 1 घंटे के बाद हाँ पिज़्ज़ा हट हाँ बोले हाँ। कि हमारा है ही नहीं। इन लोगों को शर्म नहीं है कुछ भी। उसको किसी ने ₹200 दे दिए होंगे कि बोले मुफ्त में पिज़्ज़ा खा ले, वो जाके उद्घाटन करा। ऐसे गधे हाँ, हैं ये। पिज्जा हट को ही मना करना पड़ा कि हमने कोई आउटलेट नहीं खोला है। सर ये कह रहा था कि ईरान में जो कुछ चल रहा है, फिर चीन में इतना सब कुछ हो रहा है, उसमें भी जो जिसको निकाला है सैन्य अफसर को, उस पे आरोप ये लगाया नंबर कि 2 वो सर, नंबर 2 चाइना के सारे न्यूक्लियर उसके सीक्रेट्स जो है ये सीआईए को दे रहा था। ये खबर ये उड़ रही सारी है सर चीजें आपको मिली हुई लग रही हैं क्या? ट्रम्प के 100% सर मनचाहे देखिए काम हो रहे हैं? चीनी लोग जो हैं, जितने सीनियर लोग हैं, मैं जानता ये जो है ना टिंग टोंग, इसकी बेटी कहाँ पढ़ी हुई है? हार्वर्ड में, अमेरिका में। जितने टॉप ऑफिशियल्स हैं, सबके बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तोड़ना बड़ा आसान है सर। जितने टॉप ऑफिशियल्स हैं और दूसरी चीज़, कुछ ट्रम्प के आने से पहले तक अमेरिका का एक सिस्टम होता था सिटिज़नशिप बाय बर्थ। इसको जुस सोली कहते हैं। यानी अगर आप किसी भी देश के हो, किसी भी देश के नागरिक हो, नहीं हो, गैर कानूनी हो, अगर अमेरिका में आपका बच्चा पैदा होता है तो वो अमेरिकन नागरिक बन जाता है। तो चीन की जो महिलाएँ छठे, 7वें, 8वें महीने में होती थी, वो रस्सी-वस्सी पेट में बाँध के ताकि पता ना लगे, अमेरिका चले जाओ। पूरी इंडस्ट्री थी वहाँ पर, बच्चे पैदा करने की। हाँ, हाँ। कि अमेरिका में बच्चा पैदा होगा एक कंपनी का नाम अब मैं भूल गया उसका चाइनीज़ में क्या नाम मुझे याद था, उसका मतलब था गुड अमेरिकन बेबी। तो जाके अपना बच्चा अमेरिका में पैदा कर फिर अब बन गया उसको पासपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद फिर आप उसके नाम पे जो कुछ करना है करते जाइए वहाँ पे। सो ये चीज़ें हैं कि चीन में इस समय हालात नॉर्मल नहीं है। क्या टिंग-टोंग एकदम जाएगा? नहीं। उसने इन जनरल्स को निकाल दिया है। लेकिन सर एक चीज़ है, लोअर लेवल पे गुस्सा बहुत है, जैसा जिहादिस्तान में। अगर आपने चलिए, मैं विदेश सेवा में हूँ, भई सबका अल्टीमेट एम होता है कि मैं टॉप पोज़ीशन पे पहुँचूँ। फौज में होता है कि मैं जनरल बनूँ या चीफ बनूँ। अब जब ये बैठ गया कि अगले 100 साल तक तो मैं बैठा हूँ, तो बाकी तो रिटायर होते जाएँगे, वो भी खुश नहीं है। और ये वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के सोता है और इसकी सिक्योरिटी फौज नहीं करती है, इस गधे की ये पिंजड़े वाली मुन्नी बाई की। इसकी सिक्योरिटी लश्कर-ए-तोयबा करती है। वो बड़े ज़ालिम लोग हैं। वो इसके इर्द-गिर्द ये अपनी फौज पे भरोसा नहीं करता। तो वहाँ पर भी स्थिति बड़ी खराब है, ईरान में खराब है, चीन में खराब है। ये जो दीवाने मिल बैठे थे एक टाइम पे और तुर्की का भी आप पढ़ेंगे कुछ देर के बाद, कुछ दिनों में, ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा। आप पढ़ेंगे कि वहाँ पर भी बगावत हो रही है। तो ये तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया की डिफेंस डील होगी। क्या डिफेंस डील होगी ये? अगर मान लीजिए मेरा झगड़ा होता है, जंग होती है पाकिस्तान के बाद सऊदी भेजेगा अपने सिपाही मरने के लिए? हाँ, सऊदी का जंग किसी के साथ होता है तो पाकिस्तान तोड़ बे उसको क्या फ़र्क पड़ता है? खुद ही तो कहता है, उनका एक मंत्री, "अरे यार हमारे लाख 10 लाख मर जाएँ क्या बात अगले दिन हमारी महिला 5 करोड़ और पैदा कर देंगी, वो तो सिर्फ़ मशीनें हैं बच्चे पैदा करने के लिए।" ये तो इज़्ज़त करते हैं ये अपनी महिलाओं की, गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग। सो सर ईरान को वो ठोकेगा, टेक इट फ्रॉम मी 24-48 घंटे में अब जो सारे उसके युद्ध पोत वहाँ पहुँच गए हैं, सब घूम रहे हैं, ईरान धमकियाँ देता जाता है, अभी तक किया कुछ नहीं, ना उसमें हिम्मत है करने की। एक भी मिसाइल दागी, उड़ा दी चलिए कंप्यूटर खत्म हो गया, हवा में उसको उड़ा दो यार, वो ठोकेगा बुरी तरह। अब हूथी-फूथी भी बिल्कुल चुप बैठे, रेड सी में उनको हाँ, खरीद सब लिया, चुप है। सब चुप है। सर हिज़्बुल्लाह, हमास, इज़राइल तो ठोक रहा है हिज़्बुल्लाह को, लेकिन ये पूथी-पूथी जो है, हूथी-फूथी मैं तो मिला हूँ इन लोगों से यमन में, ये बिल्कुल शांत बैठे। पहले तो ये सर फटे हुए पजामे और रबड़ की चप्पलें पहन के घूमते, अब तो बड़े स्मार्ट यूनिफ़ॉर्म ईरान ने दिए। भाई क्यों बढ़िया खुदा कराया कपड़े तू पहनते उस हैं। एरिया में? इतना दूर है तू वहाँ से क्यों खुदा कराया?